जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका परवैया एकेडमी पर। हमारे द्वारा जो मेंस की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत आज ही हमारी अगली वीडियो है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स को प्री और मेंस के हिसाब से किस तरीके से कंप्लीट करें ताकि आप यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार करें। तो इसी को देखते हुए चलो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो में। देखो, यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में क्या है ना, यूपीएससी और पीसीएस ने सिलेबस को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया है। तो यूपीएससी का यदि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। तो उसी कड़ी में मैंने क्या किया है, मैंने 20 से 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आधार बनाया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार किया है कि आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको तैयार करना ही पड़ेगा। तो चलो, तो देखो, यदि आप पहले ही सिलेबस की लाइन देखोगे तो मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना कौमा संसाधन कौमा विकास रोजगार से संबंधित मुद्दे, यानी कि ये लाइन लिखी हुई है। अब आप इस लाइन से कैसे अनुमान लगाओगे कि इसमें मुझे पढ़ना क्या है? तो देखो, यदि मैं बात करूं तो पहले हम लेके चलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है। तो देखो, उसी को मैंने यहाँ पर सेक्शन बना दिया है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो, पहला क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, ठीक है। हम देखो एक एक सेगमेंट लेके चलेंगे। पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूंगा, फिर योजना के बारे में बात करूंगा, फिर संसाधन के बारे में बात करूंगा, फिर विकास और रोजगार। इस तरीके से हम इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो देखो, पहले क्या पढ़ना है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब देखो, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं, इससे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, स्वतंत्रता के 40 वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति की विवेचना कीजिए। आपके विचार से अर्थव्यवस्था में कौन कौन से ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र है, उसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर करवा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रम प्रधान निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के क्या कारण है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसकी विफलता के क्या कारण है। पूंजी गहन निर्यात के बजाय अधिक श्रम प्रधान उपायों को सुझाव दो। तो इस तरीके से इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। उसके अलावा यदि बात करें तो अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है जीडीपी और राष्ट्रीय विकास, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है, प्रति व्यक्ति आय को समृद्धि आय के मापक के रूप में समझाइए। इसके अलावा ग्रीन जीडीपी क्या है, ग्रीन जीएनपी क्या है। इसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्या इस विचार से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में छोड़ दिया है, अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के बाद के जीडीपी की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। अगला क्या है, बचत और निवेश, इससे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, क्वेश्चन है भारत के संभावित विकास के कई कारकों में से बचत दर सबसे प्रभावी है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, विकास क्षमता के लिए उपलब्ध अन्य कारक क्या हैं। अगला क्वेश्चन 2021 में पूछा है इन्होंने, अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचों में निवेश आवश्यक है, भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिए। इस तरीके से इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि हम आगे बात करें तो यदि हम आगे बात करेंगे तो देखो आगे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, आगे क्वेश्चन आए हुए मौद्रिक नीति और इसके घटक कौन कौन से हैं। तो देखो, मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, भारत में मौद्रिक नीति का उपयोग विकास उपकरण के बजाय स्थिरीकरण उपकरण के रूप में किया जाता है। तो इससे इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, इस तरीके से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है।
इसके अलावा क्या करना है, बैंकिंग और बीमा, यानी कि इनसे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यदि हम बात करें तो देखो बैंकिंग बीमा से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्वेश्चन यही आए हुए हैं। जैसे कि यदि बात करें तो बीमा समितियां पूछी हुई हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें उधारी और एनपीए को लेकर के लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो एनपीए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं कि एनपीए क्यों बढ़ रहा है, एनपीए की प्रॉब्लम्स क्या है, एनपीए से बैंकों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, भारत की ग्रोथ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को तैयार करना है। इसके अलावा बैंक और बीमा समितियां, यानी कि बैंकिंग के बारे में कुछ पढ़ना है आपको, और मैं कुछ बीमा समितियों की या फिर बैंकिंग की समिति उनकी चर्चा करता हूं। तो आपको मल्होत्रा समिति के बारे में पढ़ना है, नरसिम्हन समिति की सिफारिशें पढ़ रही है, बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है ये। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य सिफारिशों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की नियुक्ति की थी, उसके बारे में पढ़ना है आपको, यानी कि नरसिम्हन समिति, दामोदरन समिति और मल्होत्रा समिति, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। इसके अलावा आपको नाबार्ड के बारे में पढ़ना है, सिडबी के बारे में पढ़ना है, यानी कि नाबार्ड क्या है, इसकी भूमिका क्या है, सिडबी क्या है, इसके कार्य क्या है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो यदि मैं बात करूं कि ये टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा यदि हम चर्चा करें तो आगे हम पढ़ते हैं, अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था वाला ही सेगमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, अब अगला आ जाता है मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार से सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा गया है आपको कि राइट शेयर इश्यू क्या है, बोनस शेयर इश्यू से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा निफ्टी, जूनियर निफ्टी क्या है, हॉट मनी क्या है, उद्यम पूंजी क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त से भी लगातार क्वेश्चन है, इसकी अवधारणा से, म्यूचुअल फंड से लगातार क्वेश्चन पूछ, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्या हमारे पास भारत में ऐसा फंड है, म्यूचुअल फंड से क्या तात्पर्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त से क्या पूछा गया, मोनेक्स का क्या अर्थ है, ठीक है, मोनेक्स से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय वित्त से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो यदि हम आगे चर्चा करें तो आगे हम बात करें तो देखो भुगतान संतुलन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यदि आप इकोनॉमिक्स कंप्लीट करोगे तो भुगतान संतुलन आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात आप क्या पढ़ना है, आपको भुगतान संतुलन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि भुगतान संतुलन जो क्या है आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा यदि बात करें तो मुद्रा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मुद्रा से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि हार्ड मनी क्या है, सॉफ्ट मनी क्या है। इसके अलावा भुगतान संतुलन लेखा, यानी कि जो भुगतान संतुलन जो लेखा है हमारा, उससे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में, जैसे कि भारत को लौह अयस्क का निर्यात क्यों करना चाहिए जबकि हम अभी भी प्रति व्यक्ति इतने कम स्टील का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिखिए। तो इस तरीके से आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और हम बात करें तो विश्व व्यापार भी काफी इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा कीमतें और मुद्रास्फीति, देखो मुद्रास्फीति काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि मुद्रास्फीति के सारे डायमेंशंस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो मैं बात करूं तो मुद्रास्फीति से क्वेश्चन किस किस तरीके से आए हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है, मुद्रास्फीति को यदि हम बात करें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें। कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से लगातार क्वेश्चन मुद्रास्फीति से आए हुए हैं। आपको तैयार कैसे करना है, आपको तैयार करना है मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के टाइप्स क्या हैं और मुद्रास्फीति किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमिक्स में फायदेमंद है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको कंप्लीट कर लेनी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा जो टॉपिक हमारा कंप्लीट करने वाला है वह है पूंजी खाता और चालू खाता। इससे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि आप करंट अकाउंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हाल के दिनों में पूंजी खाता लेन देन के लचीलेपन की दिशा में उपायों को इंगित करें।
तो इस तरीके से क्वेश्चन इससे भी लगातार आए हुए हैं। अगला है सिलेबस का पॉइंट क्या है, अगला सिलेबस का पॉइंट है फ्रेंड्स योजना। देखो जब योजना की बात आती है तो देखो योजना को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब योजना में करना क्या है, देखो योजना में आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहली बात आपको याद करना है, रोलिंग योजना के बारे में चर्चा कर लेनी है, यानी कि रोलिंग योजना क्या है उसके बारे में आपको चर्चा कर लेनी है। अगला क्वेश्चन कैसा पूछा है, इसने पूछा है भारत में पिछले 50 वर्षों के विकास की विशेषता योजना थी, लेकिन अगले 50 वर्षों के विकास का नेतृत्व बाजार द्वारा किया जाएगा, टिप्पणी करवा रहा है। इसके अलावा नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत भारत में तत्कालिक योजना आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न हैं, यानी कि योजना आयोग और नीति आयोग को कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको कंप्लीट कर लेना है। तो कौन कौन सी योजना कंप्लीट करनी है, आपको करनी है छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा 10वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इन योजनाओं को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तो आपको योजनाओं वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, संसाधन के बारे में लिखा हुआ है। तो देखो संसाधन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं। घरेलू संसाधन जुटाना हालांकि भारतीय आर्थिक विकास की प्रक्रिया का केंद्र है, लेकिन कई बाधाओं की विशेषता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था बनाम पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विभिन्न विकास सूचकांक हैं उनसे भी लगातार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अलावा विकास से भी इसी तरीके के, जैसे कि आप इंडेक्स की बात करते हो, जैसे कि दुख सूचकांक क्या है, ठीक है, नवाचार क्या है, नवाचार के सूचकांक क्या है, इनसे भी क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रोजगार की। तो देखो रोजगार वाला पोर्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो रोजगार वाले पोर्शन को आपको कंप्लीट कैसे करना, भाई प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता और क्रांतिकारी श्रम सुधारों पर निर्भर करती है, तार्किक तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। इसके अलावा 2022 में ही क्वेश्चन पूछा है, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। देखो इस तरीके से क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। आपको बस ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आपको सिलेबस को सामने रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो देनी है। अब देखो सिलेबस में अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है ये समावेशी विकास, इससे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन कैसे हैं, समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या भारत ऐसी प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है, समावेशी विकास के उपायों का विश्लेषण और सुझाव दीजिए। उसके अलावा क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है, भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको इस तरीके से समावेशी विकास क्या है, समावेशी विकास किस तरीके से होता है, इसकी उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, और समावेशी विकास से किस तरीके की समस्याएं आती हैं, तो ये टॉपिक आपको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े टॉपिक की ओर, बजट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बजट, यानी सरकारी बजट। उन्होंने सिलेबस में केवल सरकारी बजट के बारे में चर्चा की है, यानी कि सरकारी बजट क्या है, ठीक है, बजट क्या है, बजट कौन कौन से किस किस प्रकार के बजट हैं, बजट के प्रकार पूछे हैं, बजट घाटा क्या है, राजकोषीय नीति और कराधान नीति में क्या अंतर है, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि मैं बात करूं तो बजट के प्रकार से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखो जीरो बेस बजटिंग क्या है, शून्य आधारित बजट क्या है, जेंडर बजट क्या है, इनसे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। बजट के घटक भी पूछे हैं, जैसे कि पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में क्या अंतर है, दोनों बजटों की घटकों की जो व्याख्या कीजिए, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजकोषीय बजट से भी आया है, जैसे कि राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ रहा है भारत में। इसके अलावा क्या राजकोषीय घाटे में कमी अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति में कमी सुनिश्चित करती है, राजस्व घाटा बजटीय घाटे से किस प्रकार भिन्न है। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी है भाई, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को आधार बनाइए। अब देखो अगला क्या है, अगला ये है, देखो
ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, टैक्स के बारे में सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टैक्स से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के प्रकार क्या हैं, टैक्स के घटक कौन कौन से हैं और टैक्स सुधार को लेकर के क्या करना चाहिए, इनसे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जीएसटी और उसका विकास, यानी कि जीएसटी से भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि बात करूं 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इस तरीके से ये वाला पोर्शन तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं अब हम अपने एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर। तो देखो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में इन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन बस इतना लिखकर छोड़ दिया है कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलों में देश के विभिन्न हिस्सों का पैटर्न, यानी कि फसल का पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियां, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन, विपणन और अन्य से संबंधित विषय एवं बाधा, यानी कि इससे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। तो हम मुख्य फसलों की बात करें तो भारत में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कुछ मेजर फसलें हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, उनसे लगातार क्वेश्चन आए, जैसे कि चावल, गेहूं, दलहन, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो फसलों वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन आया हुआ है, यदि मैं 2022 की बात करूं, 2022 में क्वेश्चन पूछा है रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए गए प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में चर्चा करवा रहा है। शुष्क खेती क्या होती है, स्थानांतरण खेती क्या होती है, ठीक है, हरित क्रांति क्या है, उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन है, कृषि नीतियां कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्या है, अगला ये है कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन, यानी कि कृषि उपज का समस्या क्या है, ठीक है, कृषि उपज के भंडारण की क्या समस्या है, परिवहन की समस्या क्या है, विपणन की समस्या क्या है, कौन कौन सी नीतियां लाई गई हैं और कौन कौन से उपाय किए गए हैं। ये आपको गूगल सर्च कर लेना। आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पॉइंट, इससे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। इसके अलावा यदि हम और आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस के पॉइंट ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा जन वितरण प्रणाली, यानी कि इससे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको तैयार क्या करना है इसमें, देखो आपको तैयार क्या करना है इसमें, आपको ये तैयार करना है कि एमएसपी क्या होती है, डीबीटी क्या होती है, यानी कि इनसे लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, डीबीटी से भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जन वितरण प्रणाली से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि उद्देश्य से क्वेश्चन आए हैं, कार्य प्रणाली से क्वेश्चन आए हैं, सीमा सुधार, यानी कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य कर रहा है, उसके उद्देश्य क्या हैं, इससे सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब जब जैसे ही आप पीडीएस सिस्टम पढ़ोगे तो आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बफर स्टॉक के बारे में पढ़ना है। यदि हम बात करें तो बफर स्टॉक से लगातार क्वेश्चन आए हैं, मिड डे मील योजना से भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को आराम से कंप्लीट कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो ये लिखा हुआ है सिलेबस में खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि यदि हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, खाद्य प्रसंस्करण और पशुपालन, यानी कि इनसे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग से लगातार क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मेगा फूड पार्क योजना, यहाँ पे गलत हो गया मिस्टेक, यहाँ पे मेगा फूड पार्क योजना, लघु प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग की जो स्मॉल इकाई है, इस उद्योग का विस्तार और उसका महत्व क्या है। इसके अलावा पशुपालन से कौन कौन से, मछली पालन से क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के पशुपालन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अगला है भारत में भूमि सुधार, इससे भी लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। इसमें आपको एलपीजी सुधार के बारे में पढ़ना है, 1991 की नीतियां क्या हैं, एफडीआई के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको इस पोर्शन को कंप्लीट करना है। अगला क्या है, अगला है औद्योगिक नीति में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा औद्योगिक विकास पर इनके प्रभाव, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखो इसमें आपको कंप्लीट क्या करना है, आपको इसमें सिंपल कंप्लीट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको ये करना है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है,
औद्योगिक नीति के संदर्भ में, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, पीएसयू के बारे में पढ़ना है, और औद्योगिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मॉडल और बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे और रेलवे, इनको छोड़ दिया है, क्योंकि आप GS1 ज्योग्राफी में पढ़ोगे तब ये चीज कंप्लीट अच्छे तरीके से होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कंप्लीट करें। अब बात कर लेता हूँ सोर्स के बारे में। तो देखो सोर्स क्या रखना है, आपको सोर्स रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, और आपको गूगल सर्च कर लेना है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कोई टीचर आपकी नज़र में अच्छा है मेंस के लिए, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।